हेलो स्टूडेंट्स, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग गॉस लॉ का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो है कैपेसिटर। खैर, कैपेसिटर पे जब हम आएंगे तब कैपेसिटर में बात करेंगे, बट अभी हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ का सिंपल वेरिफिकेशन कर लिया था, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ कर लिया था, और आज हम कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 4 एप्लीकेशन की बात करेंगे और ये 4 एप्लीकेशन को ख़त्म करते ही हमारा गॉस लॉ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो 4 एप्लीकेशन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और जो चौथा टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इसको आज हम लोग कवर करते हैं, इसको आज हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला इसके अंदर जो टॉपिक हमको मिलना है वो है फील्ड आउटसाइड द चार्ज। ठीक है, मतलब पहला टॉपिक क्या होगा इसके अंदर, फील्ड आउटसाइड द चार्ज, मतलब और आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर पे अगर हमको कहीं निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज कंसीडर कर लीजिए कि एक थिन स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r दिया हुआ है। ठीक है, एक थिन स्फेरिकल सेल है, ये वो सेल है जिस सेल का रेडियस r दिया हुआ है, और इसका सेंटर क्या है बाबू, O सेंटर है। अब एक चार्ज Q दिया गया जो कि इस पूरे स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो ये जो Q चार्ज है ये पूरे सरफेस के ऊपर क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया। क्लियर है। अब हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, मतलब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो OP, ये डिस्टेंस R है। क्लियर है। हम क्या करेंगे, हम एक स्फीयर इमेजिन करेंगे, S1 स्फीयर इमेजिन करेंगे विथ सेंटर O, इसी को सेंटर मानते हुए, और R रेडियस के बराबर। समझ में आ गया क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे इसे तुम आपको ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं, यहाँ पे हमने कंपास रखा और इस सेंटर को नाप करके एक स्फीयर बना दिया, उस स्फीयर का नाम दे दिया S1। क्लियर है, आ गई बात समझ में। अब उस स्फीयर के लिए रेडियस R हो गया। ये जो सरफेस बना जिसको हमने ब्रोकन लाइन से दिखाया है, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया आपका। अब गॉसियन सरफेस के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में होंगी। सबसे पहली बात कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, और गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बाबू वो सेम होती है, जिसको हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में समझा भी दिया। क्लियर है। तो द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज गॉसियन सरफेस, और एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम एंड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे भी बात करो तो ये डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। क्लियर हुआ। अब ये जो है ये फिगर की एनालिसिस हम लोगों ने समझ ली, फिगर को क्लियर कर लिया। एक बार आपको हम फिगर वापस समझा देते हैं। एक बाबू स्फीयर दिया हुआ है, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और उस सेंटर से एक P डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। हमने क्या किया कि इस P पॉइंट का रेडियस नाप करके एक स्फीयर बना दिया। ठीक है, विथ O एज द सेंटर। क्लियर है। अब ये जो Q चार्ज दिया है, ये Q चार्ज इस पूरे स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। और इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो दैट इज सेम। क्लियर है। अब गॉस लॉ क्या कहता है, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बराबर, ठीक है,
क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये तो आप जान रहे हैं, क्लियर है। तो गॉस थ्योरम के आधार पे, ठीक है, गॉस थ्योरम के आधार पे क्या हो गया कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है, तो ये ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और नाउ दिस इज ई, ठीक है, और क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, ठीक है, आ गई बात समझ में। और दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, क्लियर है। सो देखिए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे क्या हो गया कि टोटल सरफेस एरिया कौन सा, गॉसियन सरफेस एरिया होगा हमेशा, ये वाला एरिया नहीं लिख दीजिएगा। इसका एरिया अगर आप देखो तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब देख रहे हो, अंतर को समझो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर इसका रेडियस है, तो ये वाला 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, और ये इसका रेडियस बड़ा स्फीयर का रेडियस छोटा आर है, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सो इसको जब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो हमको मिला E बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में E को इधर रखा और 4 पाई आर स्क्वायर को इधर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। सो जैसे शिफ्ट किया तो हमको E की वैल्यू मिल गई, E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें, अगर आप इस वैल्यू को बहुत ही ध्यान से देखें, तो आप देख रहे होंगे कि ये वो वही वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर हुआ करता था। ध्यान से देखिएगा, ये वही वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर हुआ करता था, क्लियर है। अर्थात फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, किसी भी स्फेरिकल सेल के बाहर किसी भी पॉइंट के लिए द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल is at if the entire charge of the cell is concentrated on the center of the sphere। मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे बाबू चार्ज जो हमने दिया था वो पूरे क्या दिया था, पूरे स्फीयर को दिया था। मतलब द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस, क्लियर है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन टोटल एरिया होता है, क्लियर है। यहाँ पे छोटा आर नहीं लिख दिया क्योंकि चार्ज इस स्फीयर को मिला है, ये तो गॉसियन सरफेस हमने लेट किया हुआ है, क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो गया कि जब आपने चार्ज दिया पूरे स्फीयर को, बट जब आप कैलकुलेट करके आए तो वो ऐसा आया कि मान लिया जाएगा कि द चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्लियर हुआ, समझ गए मेरी बात। तो ये हमारा पहला केस हो गया कि अगर फील्ड आउटसाइड द सेल हो तो क्या होगा। दूसरा, अगर यही, ठीक है, जो पॉइंट आप देख रहे हो, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन दी स्फीयर सरफेस, समझिए मेरी बात, ये जो P पॉइंट है वो P पॉइंट कहां पे लाई कर जाए, ये P पॉइंट इसी स्फीयर के ऊपर कहीं पे लाई कर जाए, तो उस केस में क्या होगा बाबू, ये वाला छोटा r बड़े R के बराबर हो जाएगा। अगर ये वाला P पॉइंट इसी सरफेस पे लाई कर जाए तो छोटा r बड़े R के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला सर्कल सिमिट करके इसी पे आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ ये r की वैल्यू चेंज कर जाएगी, छोटा r स्क्वायर बड़ा R स्क्वायर से चेंज कर जाएगा, और उस केस में जो E आपको मिलेगा वो मिलेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। एंड नोट कर लीजिए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, तो बाबू मैक्सिमम वैल्यू होती है जब आप स्फीयर के ऊपर बात करते हो तब, मतलब एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। अब एक चीज याद करो, मैंने कहा था कि एट दिस स्फीयर, एट एनी पॉइंट ऑन द दिस स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। तो आइए देखते हैं सेम कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज डिवाइडेड है बाबू, वो चार्ज डिवाइडेड है ओवर द इंटायर सरफेस, क्लियर है। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है।
4 पाई आर स्क्वायर, और इस Q की वैल्यू को इक्वेशन में यहाँ पे आपको पुट कर देना था। किसकी जगह पे? Q की जगह पे। सो हमने यहाँ पे Q की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिख दी है, Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख दी। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया और आपको मिला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दे बोथ आर कांस्टेंट, विच मीन्स कि E इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ? सो एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर electric field intensity is a constant, it is the same, and the value is given by sigma upon epsilon naught. क्लियर है? अब अगर हम बात करें एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल, मतलब ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पे था ना दूसरे केस में, अब ये अंदर पॉइंट आ जाए, मतलब स्फीयर के अंदर आ जाए, तो जैसे ही वो पॉइंट स्फीयर के अंदर आएगा तो आप समझ रहे हो कि उस केस में बाबू जो R होगा वो छोटा हो जाएगा, किससे? रेडियस ऑफ द स्फीयर से। और आपको ये भी दिख रहा है कि जब ये पॉइंट अंदर आएगा, द चार्ज इज गिवन टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, द चार्ज इज नॉट इनसाइड द स्फीयर, इट इज गिवन to the surface, charge is distributed over the entire surface of the sphere. So यहाँ पे क्या होगा कि the charge is not inside the Gaussian surface, the charge, ठीक है, as the charge inside the Gaussian surface is 0, क्योंकि charge inside Gaussian surface के 0 है, तो E into 4 pi r square which is Q upon epsilon naught, ये बाबू 0 हो जाएगा। सो याद रखना है कि E की वैल्यू 0 होगी फॉर R लेस देन R। ये R क्या है? पोजीशन, ये R क्या है? रेडियस। फॉर एनी डिस्टेंस लेस देन द रेडियस E is 0। सो inside the sphere at any point electric field intensity is 0। फिर से सुनिए, inside the sphere at any point electric field intensity is 0 because inside the Gaussian surface there is no electric charge। clear है? so from this relation and from this relation, ठीक है, मतलब यहां से what you see, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट 1 बाई आर स्क्वायर का है। सो ग्राफ बना दिया उसका, E मैक्सिमम होगी, ठीक है, और इधर जाकर के फिर क्या होने लगेगी? 0 की तरफ बढ़ जाएगी। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1 बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज द ग्राफ। ठीक है, एक बार हम आपको वापस समझा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल में आपको 3 केस आ गया। पहला, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल। सो आउटसाइड द सेल आपने क्या किया, जहां पे पॉइंट था उसका रेडियस नाप करके आपने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया और क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस में वैल्यू को रख दिया, वहां से ई आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, ऑन एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, उस केस में कांस्टेंट आ गया और वो था आपका ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और तीसरा इनसाइड द सेल, तो क्योंकि इनसाइड द सेल चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वीडियो रोक कर करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। सिंपल सा स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ठीक है, रेडियस r है और सेंटर इसका क्या है? O। इसको चार्ज दिया गया और ये जो चार्ज दिया गया ये Q चार्ज दिया गया। क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो जो चार्ज है वो इसके इंटायर वॉल्यूम में क्या कर जाएगा? स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगी वो होगा रो बराबर चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज दी 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है? अब हमको इसी सॉलिड स्फीयर के ऊपर किसी भी P पॉइंट के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और ये जो P पॉइंट है वो स्फीयर के क्या है? अंदर है। तो जहां पे भी वो पॉइंट है सेंटर से लेते हुए गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ कर देना है। क्लियर है?
अब देखिए इस ये गॉसियन सरफेस जो ब्रोकन लाइन से देख रहे हैं ये गॉसियन सरफेस हो गया, और आप जानते हैं कि गॉसियन सरफेस पे एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एंड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए क्या करना है। एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आपने सेंटर से उस पॉइंट को लेते हुए, रेडियस लेते हुए आपने एक सरफेस बना दिया, स्फीयर बना दिया, जिसको गॉसियन सरफेस नाम दे दिया। गॉसियन सरफेस के ऊपर हम जानते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एंड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अब ये जो स्फीयर हुआ, क्योंकि इस पूरे स्फीयर को चार्ज दिया गया है Q, ठीक है, तो ये जो स्फीयर होगा इसके पास चार्ज होगा लेट से Q डैश। सो Q डैश इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर S, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रेशन EdS इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EdS NdS, ठीक है, सेम एज यूजुअल जो आप करते आए हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि सब पॉइंट पे सेम है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगी और इंटीग्रेशन होगा ds का, एंड दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट काहे एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्योंकि इसके अंदर इस मटेरियल का, सॉलिड स्फीयर का अपना कोई मीडियम होगा, इसी के लिए एप्सिलॉन नॉट नहीं। मतलब यहाँ पे आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो Q डॉस अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है? सो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो इस स्फीयर का क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगा, रेडियस इसका छोटा r है तो वो हो जाएगा E बराबर 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। E की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए 4 पाई r स्क्वायर को आपने वहाँ से क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो आपको मिला E की वैल्यू Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, पर Q डैश हमको पता नहीं था, तो Q डैश को Q टर्म्स में निकालेंगे। तो Q डैश क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ S विच इज द स्फीयर इनटू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज बाबू आपका ये है। क्लियर है? तो आपने वैल्यू को रखा, ठीक है, तो रखा तो आपको मिला E बराबर 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल, r बचा, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर क्या हो गया, E बराबर r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि जो r है, जो E है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू R, मतलब R बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। अगर हम सेंटर पे चले जाएंगे तो R क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से सेंटर पे आ जाएंगे तो R हो जाएगा 0, R 0 तो मतलब E भी 0। सो एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। क्लियर है? अब आप आगे बढ़िए तो एट द सरफेस आ जाओ, अगर आप मतलब आप इस पॉइंट को सरफेस पे लेकर के चले आओ, तो सरफेस पे लेके चले आओगे तो r के बराबर हो जाएगा, मतलब छोटा r बड़ा r पूरा रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू को रख दीजिए तो आपको E बराबर rp नहीं r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन मिलेगा एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसके पीछे के जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर है? सो यहाँ से आपको वो रिलेशन भी आपको मिल गया। सो अब आपको यहाँ पे 3 रिलेशन मिला। पहला रिलेशन आपको यहाँ पे मिला, ठीक है, कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट R होता है, फिर R बराबर R पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसके आगे क्या होता है, इन्वर्सली हो जाता है। इसको और इसको यूज करते हुए जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे E और R का, मतलब E और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का, तो देखिए सेंटर पे 0, ठीक है, फिर वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुई, R बराबर R पे वैल्यू मैक्सिमम हो गई और उसके बाद E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/r स्क्वायर है, वैल्यू इस तरह से ड्रॉप करना स्टार्ट कर गई। क्लियर है? सो दिस इज द ग्राफ,
ठीक है, ग्राफ सबका नोट कर लीजिएगा, ग्राफ बहुत जरूरी है क्योंकि ग्राफ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्लियर है? सो देखो बाबू, अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे बहुत कुछ, ज़्यादा हम लोग गॉस लॉ में कर नहीं रहे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी को अलग अलग पर्सपेक्टिव में रख कर करके हम लोग सिर्फ वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखो, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज कहने का मतलब जब भी हम बात करेंगे तो हम ऐसे एक पेज की बात करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत पतला। देख रहे हो इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल बोल दीजिए। पर जब हम थिकनेस की बात करेंगे तो हम ऐसा कुछ मोटा या इस तरह का कुछ मोटा शीट की बात करेंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या क्या करना है, सबसे पहला चीज कंसीडर कर लीजिए एक थिन इनफाइनाइट, मैं आपको इसी से समझाता हूं। कंसीडर कर लीजिए कि ये एक थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इसको ऐसे चार्ज दिया गया, ये चार्ज इसके पूरे सरफेस पे फैल गया और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा। क्लियर है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है बाबू? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस शीट का अपना एरिया होगा, सो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द शीट, मतलब इस r से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r डिस्टेंस पे। देख रहे हो इस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस, सो इस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r डिस्टेंस पे हमको जो है E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो हम सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं कि हम E की वैल्यू दोनों साइड निकालते हैं, इधर भी निकालेंगे और इधर भी उतने ही डिस्टेंस पे निकालेंगे। सुनिए मेरी बात, हम E की वैल्यू इधर भी उतने ही डिस्टेंस पे निकालेंगे और E की वैल्यू इधर भी उतने ही डिस्टेंस पे हम निकालेंगे। सो फॉर सिमेट्री वी फाइंड E ऑन ईदर साइड ऑफ द शीट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट। इधर भी परपेंडिकुलर होगा तो इधर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द शीट। क्लियर है? मतलब एट एनी पॉइंट फ्रॉम द शीट द डिस्टेंस इज सेम, ठीक है। चलिए क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, तो हम लोग एक सिलेंडर जो है इमेजिन कर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ds है। मतलब इस शीट पे हम ऐसे कर करके एक सिलेंडर, ठीक है, मैं आपको बोतल से समझा देता हूं कि मान लो ये सिलेंडर है, तो ऐसे कर करके इसके साथ या इसको आप ऐसे बीच में डाल दो, ठीक है, और आपने ऐसे एक सिलेंडर को कंसीडर कर लिया। आप सोचिए इधर भी सेम एरिया, इधर भी सेम, इधर भी सेम लेंथ, इधर भी सेम लेंथ। क्लियर है? तो आपको वो चीज कर लेनी थी। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए जिसका एरिया ds है और लंबाई 2r है। मतलब वो जो शीट है वो उस सिलेंडर को पियर्स कर रहा होगा, r इधर लंबाई होगी और r इधर लंबाई होगी। क्लियर है? एट द टू सिलिंड्रिकल एज P एंड Q, अब देखो इधर एक एज बना, एक एज इधर बना, इधर P नाम दिए, उधर Q नाम दिए, ठीक है। देखिए इधर भी E जो है वो क्या है, E आउटवर्ड है एंड नॉर्मल। देखिएगा ध्यान से, एट द टू सिलिंड्रिकल एज P एंड Q E एंड आउटवर्ड नॉर्मल N आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब E और, देखिएगा ध्यान से, हम यहां पे कह सकते हैं कि आउटवर्ड एज पे E और N जो है वो पैरेलल है दोनों साइड, E और N जो है पैरेलल है, बट कर्व एज पे N ऐसे है और E ऐसे है, परपेंडिकुलर है। इधर भी N ऐसे है और E ऐसे है। क्लियर हुआ? सो दोनों आउटवर्ड एज पे जो E और जो नॉर्मल है, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, दोनों एज का, इधर वाला उधर वाला को ऐड कर दीजिए, तो इधर वाले एज का क्या होगा, इधर वाले एज का हो जाएगा E, ठीक है, डॉट NDS, और इधर भी हो जाएगा E डॉट NDS, ठीक है। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2ENDS, और N की वैल्यू 1 होती है तो सिंपली आपको मिला 2EDS।
कर्व एज पे, जब आप कर्व एज की बात करोगे तो कर्व एज पे 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है ई और आउटवर्ड नॉर्मल, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जब आउटवर्ड नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो जो टोटल फ्लक्स इस केस में आपको मिलेगा वो इसके और इसके कारण मिलेगा, इसका और इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? सो जो टोटल फ्लक्स आपको मिलेगा वो मिलेगा 2E ds। एज द एरिया इंटरसेप्ट बाय द सिलेंडर इज ds, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर इज सिग्मा ds। आ रही बात समझ में? जो ये जो सिलेंडर जो एरिया इनक्लोज कर रहा है वो ds एरिया कर रहा है, तो जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो क्या होगा? सिग्मा ds। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है? फ्लक्स की वैल्यू जो कि 2E ds है, 2E ds दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और Q की वैल्यू यहां से उठा दीजिए सिग्मा ds, यहां पे रख दीजिए सिग्मा ds, तो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ds से ds कैंसिल, तो आपको मिला 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E की वैल्यू क्या हो गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द वैल्यू। अब आप इस रिलेशन से देख रहे होंगे कि जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इंडिपेंडेंट है R के। देख रहे हो कहीं रिलेशन में R आ ही नहीं रहा, विच मीन्स E जो है वो इंडिपेंडेंट है R के, और R क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन चार्ज सीट। क्लियर है? अब अगर सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, तो E नॉर्मल होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द सीट होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉर्मल होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द सीट होगा। और अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यूनिफॉर्म होगा, नॉर्मल होगा, इनवर्ड फ्रॉम द सीट होगा। अब दूसरे पार्ट में अगर मान लो कि इस सीट की अपनी एक कोई थिकनेस है, जैसे ये आ गया, इसकी थिकनेस है, कुछ d थिकनेस है इसकी, ठीक है, तो थिकनेस है और इसको चार्ज दिया है, तो चार्ज दिया गया, तो इस केस में बाबू दोनों साइड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इधर से भी होगा और इस साइड से भी होगा। क्लियर है? तो हम लिखते हैं कि इस साइड का क्या होगा? इस साइड का तो बाबू ये फॉर्मूला है, और उस साइड का भी यही फॉर्मूला होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सो अगर आपको टोटल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो E1 E2 को ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू द सीट, टू द प्लेन ऑफ द सीट एंड डायरेक्टेड अवे। क्लियर है? दोनों डायरेक्टेड अवे है। तो इस E1 और इस E2 को जोड़ दीजिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो गया, तो आपको क्या मिला? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब मिलेगा? जब जो सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी कोई थिकनेस होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कहीं पे भी समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उसको जो है अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है? और इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, तो इसको नोट कर लीजिए, लास्ट टॉपिक पे आते हैं। आइए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल सीट ऑफ चार्ज। तो देखो बाबू, प्लेन पैरेलल सीट ऑफ चार्ज मतलब ये एक सीट हुआ, ये एक दूसरा सीट हुआ, और इस दोनों को कुछ ऐसा रखा हुआ है। सो अगर आप सामने से देख पा रहे होंगे तो देयर इज 3 रीजन। अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो 3 रीजन है। कौन सा रीजन? एक तो ये वाला रीजन, दूसरा इन दोनों के बीच का, और तीसरा इसके बाद का रीजन। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर 2 पैरेलल सीट ऑफ चार्ज को अगर हम इस तरह से रखते हैं तो देयर इज 3 रीजन, वन ऑन दिस साइड, वन इन द मिडिल एंड वन ऑन दिस साइड। क्लियर है? सो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है? आप देख पा रहे हैं जो भी मैंने आपको दिखाया वही अरेंजमेंट है। ये चार्ज दिया हुआ है, रीजन 1 इधर है, रीजन 2 इनके बीच में, और रीजन 3 इसके आगे है। क्लियर है? ए और बी जो है वो 2 इनफाइनाइट थिन प्लेन चार्ज सीट है जिसको एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है? देखो बाबू, ऐसे रखने को पैरेलल रखना कहते हैं।
अगर एक ऐसे और एक ऐसे, अगर एक ऐसे और एक ऐसे रख दें तो ये पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होगी। अगर यही ऐसे रखा हुआ होगा तो भी पैरेलल होगा, ऐसे रखा हुआ होगा तो भी पैरेलल होगा, ऐसे रखा हुआ होगा तो भी पैरेलल होगा। बट एक ऐसे रखा हुआ हो और एक ऐसे रखा हुआ हो, या ये ऐसा रखा हुआ हो, ये ऐसा रखा हुआ, ये अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, ये अरेंजमेंट की बात हो रही है। क्लियर है? तो चलिए ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बाबू इसकी जो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है ए की वो सिग्मा 1 है, और इसकी जो है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बी सीट की वो सिग्मा 2 है। सो सिग्मा 1 क्या है? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ए का, और सिग्मा 2 क्या है? बी का। क्लियर है? तो अब देखो कि डायरेक्शन शो कर दिए। ठीक है, E1 एंड E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज सीट ए एंड बी। देखो मान लो कि ए के कारण E1 है और बी के कारण E2 है। सुनिएगा मेरी बात, ए के कारण E1 है तो सीट के इधर भी E1, सीट के इधर भी E1, उसी तरह से सीट बी के इधर भी E2, इधर भी E2। तो यहाँ पे E1 और E2 एक तरफ इधर है, यहाँ पे इधर है, और E1 इधर है और E2 इधर है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? यहाँ पे 3 रीजन आपको मिल गए, 1, 2 और 3। तो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि एक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, और अपने कन्वेंशन के आधार पे हम लेफ्ट से राइट को पॉजिटिव और राइट से लेफ्ट को निगेटिव मान लेते हैं, ताकि हम जब सॉल्व करें तो हम सही तरीके से उसको सॉल्व कर पाएं। क्लियर है? सो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट से राइट पॉजिटिव लिया, राइट से लेफ्ट निगेटिव लिया। आ गई बात समझ में? और साथ ही साथ ये भी एज्यूम कर लिया कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, चलिए अब देखिए रीजन 1 की बात करते हैं। तो रीजन 1 ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट निगेटिव। मतलब ये क्या है? एरो देखिए आप, क्या है? राइट से लेफ्ट की तरफ तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव सिग्मा 1 की वैल्यू, सॉरी E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों क्योंकि निगेटिव है तो माइनस लग गया, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। ठीक है, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया। क्लियर है? अगर बीच वाले रीजन की बात करोगे तो ये E2 जो है वो पॉजिटिव होगा, और सॉरी E1 पॉजिटिव होगा और E2 निगेटिव होगा। तो नेट देने के लिए क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, दोनों की वैल्यू रखेंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 सिग्मा नॉट कॉमन ले लेंगे, और इधर बचेगा आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर हम थर्ड रीजन में आ जाए तो E1 भी पॉजिटिव और E2 भी E2 भी पॉजिटिव, E1 भी पॉजिटिव, E2 भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे एक स्पेशल केस देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि सिग्मा 1 सिग्मा के बराबर हो और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा के बराबर हो, मतलब फिगर में ही समझा देते हैं, ये सिग्मा हो जाए और ये माइनस सिग्मा हो जाए, तो सारा कुछ तो सेम होगा, पर यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा हो गया, स्पेशल केस का ये लिखिएगा, इसके अंदर लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा? माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये कट के क्या हो गया? 0। मतलब स्पेशल केस में जब सिग्मा 1 सिग्मा के बराबर और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा के बराबर होगा तो पहले रीजन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आइए दूसरे रीजन को देखते हैं। देखिए यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये देखो बाबू सिग्मा और ये माइनस माइनस प्लस सिग्मा, तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। क्लियर है? मतलब उस केस में बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड में आ जाइए, थर्ड में देख लीजिए, स्पेशल केस में लिखना है बाबू, ये सब इसी में मत लिख दीजिएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा कैंसिल हो गया, फिर ये भी 0 हो गया। सो मतलब अगर इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा हो और इसका माइनस सिग्मा हो तो 1 0 3 0 और 2 में होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आज गॉस लॉ का जो टॉपिक था वो इसी लेक्चर के साथ आज समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद गॉस लॉ में
क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट कंसेप्ट अब इसके अलावा आपको कोई पढ़ना नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट आज हम आपको बता दिए, जो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, दिस इज मोर देन इनफ। अब अपने अगले लेक्चर में हम लोग पहले तो गॉस लॉ का, और जहां से हमारा न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक न्यूमेरिकल करा चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो भी टॉपिक अब हम लोगों ने किया है इधर हाल के दिनों में, उसका न्यूमेरिकल करेंगे, गॉस लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब मान के चलो कि 3 लेक्चर अभी न्यूमेरिकल का करा देंगे, उसके बाद 3 लेक्चर और हम आपको न्यूमेरिकल का ही कराएंगे, जिसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होंगे। 2 क्लास कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और 1 क्लास बोर्ड लेवल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। पहले बोर्ड लेवल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, उसी लेक्चर में हम आपको ये सब बताएंगे कि इस चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा जरूरी है, और अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा टॉपिक आपके लिए जरूरी है। अब इसी के बाद अगले लेक्चर से, मतलब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इसको मंडे को आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो मंडे को जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मंडे के बाद मतलब आपका वेडनेसडे को हम लोग कैपेसिटर भी स्टार्ट कर देंगे साथ में, ठीक है। मतलब कैपेसिटर की वीडियो आएगी, कैपेसिटर को थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, कैपेसिटर की वीडियो आएगी, और उसी के साथ साथ अल्टरनेट डेज में जो न्यूमेरिकल की बात हम कर रहे हैं उसका वीडियो आपको हम अपलोड करते चले जाएंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी लिखा चला जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।